हेलो फ्रेंड्स, बुद्धा फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सेंटर और स्टेट जो रिलेशनशिप है उस पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पीटी में अक्सर इससे घुमा के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लगातार पीसीएस वगैरह में भी इससे लगातार सवाल रहा है। पीसीएस भी इससे पीटी से क्वेश्चन वो पूछा है बहुत सारा, 11 तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और दूसरी बात है कि मेंस में तो आप देखिएगा कि जितना भी लगभग सारे एग्ज़ाम में लगभग एग्जाम में आप देखिएगा कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से क्वेश्चन है, तो ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इसमें। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, पहला है कि भाग 11 का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से है, तो वो सिंपल है। इसके अलावा भाग 12 तथा 13 भी केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं। भाग 11 में क्या है? इसमें देखिए दो प्रकार की शक्तियाँ, एक तो विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ये कब कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 256 से लेकर आर्टिकल 263 तक। ठीक है, तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली विधायी शक्तियों, अर्थात आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक चर्चा करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम लोग प्रशासनिक शक्तियों पर चर्चा करेंगे। और देखिए, और इसके अलावा भाग 12 का जो संबंध है वो किससे? वित्त से, संपत्ति से, संविदा तथा इससे संबंधित वादों से है। उसी प्रकार भाग 13 का जो संबंध है भारत के राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, इससे रिलेटेड है। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ में भी केंद्र और स्टेट दोनों प्रभावित होता है, तो केंद्र और राज्य दोनों के संबंधों को ये प्रभावित करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें विधायी शक्तियों में। पहला है कि देखिए आर्टिकल 245 है। आर्टिकल 245 में बहुत सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। पहला क्या है कि संसद किसके लिए बना पाएगी? भारत या उसके भागी के लिए, किसी भाग के लिए बना पाएगी कानून। याद रखिएगा, पहला पार्ट कि उसका सीमा क्या है ये बताया है। दूसरा पार्ट क्या बताया है? राज्य से संबंधित। राज्य किससे बना पाएगा? राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना पाएगा। राज्य या राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना पाएगा। और कैसे? संविधान के उपबंधों के अनुसार कानून बना सकेंगे। ये तो हो गया दो चीज़। और तीसरा इसमें ये भी है, संसद भारत के बाहर के क्षेत्रों के लिए भी कानून का निर्माण कर सकेगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, याद रखिएगा। ये अगर पूछ देगा पीटी में थर्ड ऑप्शन, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा कि संसद सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत से बाहर के क्षेत्रों के लिए भी कानून निर्माण कर सकेगी, क्योंकि हमारी जो संसद है संप्रभु है। तो और भी बहुत सारी चीज़ हालांकि शामिल होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून वगैरह, लेकिन जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से हम लोग बना सकते हैं कानून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए विषयगत विस्तार, जो हम लोग, ये तो हो गया कि क्षेत्र वाइज। अब हम लोग देखेंगे विषयगत विस्तार क्या क्या है। इसमें 3 सूची है, आर्टिकल 246 में दिया गया है। और हमारे जो 7वां अनुसूची है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 7वें अनुसूची का संबंध किससे है? तो 3 सूचियों से है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें तीनों में अलग अलग जैसे सब्जेक्ट हैं। जो केंद्र के लिए इंपॉर्टेंट था उसको केंद्र में डाल दिया, जैसे कुछ पावर वगैरह कुछ चीज़ को डाला था, सेना वगैरह को डाला था केंद्र में। तो पहले ये संघ सूची था, फिर दूसरा राज्य सूची जो राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है, और तीसरा समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना पाएगा। तो बहुत ही लॉजिकल था ये चीज़। अब देखते हैं हम लोग संघ सूची में पहले क्या था। पहले 97 विषय था। ये भी पूछता है पीटी में कभी कभी, पीसीएस वगैरह एग्जाम में कई बार पूछा है सर क्वेश्चन, तो उसको याद रखिएगा। संघ सूची पहले कितना था? 97 विषय था, अब इसको बढ़ा के 100 कर दिया गया है। राज्य सूची पहले 66 था, अब इसको घटा के 61 किया गया, और समवर्ती सूची 47 था, इसको बढ़ा के 52 किया है। आप एक चीज़ देखिएगा तो देखिएगा, राज्य सूची को जो 61 किया गया और इसमें को 52 किया गया, तो इसका मतलब राज्य सूची के कुछ सब्जेक्ट को हटा के समवर्ती सूची में डाला गया 5 को। तो वो क्या है, 42nd संशोधन के माध्यम से डाला गया था। ये भी याद है रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी मैथ्स में क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल 42 संविधान के 42nd जो अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ चेंज हुआ था, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग फंडामेंटल राइट में बात किए गए थे, फिर नीति निर्देशक तत्वों में बात की। अब इसमें भी देखिए कि यहाँ पे भी शामिल है ये चीज़। इसमें क्या क्या ये भी पूछ देता है कभी कि क्या क्या शामिल है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, लेकिन ये देखिएगा क्या क्या चेंज हुआ है। जैसे शिक्षा जो पहले राज्य सूची में था, अब आपका समवर्ती सूची में आ गया। उसी प्रकार वन हो गया, नाप तोल हो गया, वन्य जीवों का संरक्षण हो गया, और न्याय का प्रशासन, ये सभी पहले राज्य सूची में आता था, अभी सबको समवर्ती सूची में रखा है। यानी अब दोनों इस पर कानून बना सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है आर्टिकल 248। 248 का संबंध क्या है? अवशिष्ट शक्तियों से है। इसका मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास है। अर्थात विशेष परिस्थिति में राज्य तथा समवर्ती सूची से जो संबंधित विषय उस पर भी केंद्र कानून बना सकेगा अगर ज़रूरत हो तो।
इसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है, केंद्र की इन शक्तियों में कर लगाने की शक्ति भी शामिल है। यानी कर लगाने की शक्ति भी जो अवशिष्ट है वो भी केंद्र के पास है। अब एक बीच का हम लोग का छूट गया था 247 में क्या है, संसद अपने बनाए गए विधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। अगर ये नॉर्मली पूछ देगा पीटी में तो इसको डाल दीजिएगा, पीटी का क्वेश्चन में पूछ सकता है, पीसीएस वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यूपी पीसीएस में। हालांकि इस आर्टिकल से नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 247 का संबंध किससे है। तो देख लीजिएगा कि न्यायालयों की स्थापना से रिलेटेड है, अपने विधियों के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए। तो ये हो गया हम लोगों का क्लियर। और जो आप क्वेश्चन बनाइएगा राज्य से कौन कानून बना सकता है विधायी, तो ये आप अगर आर्टिकल वगैरह कोट कर दीजिएगा तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य सूचियों के विषयों का अतिक्रमण तो नहीं, पर राज्य की बोलेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना पाएगा। किस किस परिस्थिति उस पर हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 249 इसके अनुसार राज्य से, ये याद रखिएगा ये सब आर्टिकल ये पूछता है बहुत बार किस अनुच्छेद के तहत। एक बार इस बार जेपीएससी का मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस परिस्थिति में बना सकता है। तो पहले तो देखिए कि अगर राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले लोगों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे, यह प्रावधान कर सकता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। तो ये हो सकता है अगर याद रखिएगा उपस्थित और मत देने वाले लोगों का 2/3, ठीक है, ना कि टोटल सदस्यों का 2/3। तो ये भी याद रखिएगा इसमें। यह अवधि कब तक है, 1 वर्ष तक की अवधि तक ये लागू रहेगा, लेकिन इस चीज़ को बार बार पारित किया जा सकता है, मतलब इसको बढ़ा सकता है संसद इसका डेट को, ठीक है। दूसरा है 250 में क्या था, इसके अनुसार राष्ट्रीय आपात लागू होने पर जो राज्य सूची का विषय हो तो आप देखते हैं कि उस पर संसद कानून बना लेता है, ठीक है। तो फिर हर 6 महीने में इसका ये क्या है फिर से रिव्यू करता है। तो वो हो गया आपका। आर्टिकल 252 के तहत भी यदि 2 राज्य मिलकर संसद से अपने लिए विशेष विधि पारित करने का आग्रह करें तो भी संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बना सकेगा। 2 राज्य मान लीजिए किसी चीज़ पे विवाद हो रहा है या फिर अथी हो रहा है तो वो चले जाते हैं संसद के पास, बोलते हैं कि यार तुम ही बना दो मेरे सूची पे कानून। तो बोले ठीक है बना देते हैं। तो आर्टिकल 250 ये याद रखिएगा, आर्टिकल 252 किस चीज़ से रिलेटेड ये पूछता है। आर्टिकल 253 जो है ये यूपी पीसीएस में पूछा है और मेरा गलत हो गया था ये चीज़। तो 253 में क्या था कि क्या है इसे, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते या से रिलेटेड जो विषय हैं उसको उस पर कैसे करके किस आर्टिकल के तहत उस पर कानून बनाता है। तो आर्टिकल 253 था। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने 252 मार दिया था तो ये हो गया ये कि अगर, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है तो उसमें किसी राज्य का जो हित देखने के स्थान पर जो हमारे जो पूरे देश का हित को देखाएगा ना, उसी लिए ये चीज़ लाया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार या फिर किसी को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया तो उसमें राज्य सूची से संबंधित विषय पे सेंटर कानून बना सकेगी। ये हो गया हम लोग का क्लियर। अब क्या है आर्टिकल 251 में क्या है, आर्टिकल 249 तथा 250 के तहत जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है तो विधानमंडल भी उन विषयों पर कानून बना सकेगा। अब ऐसा नहीं है कि देखिए कि इसके तहत अगर नॉर्मली अगर आपका केंद्र भी बना रही है सरकार सॉरी कानून, तो उसमें राज्य भी अपना कानून बना पाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका कानून रिजेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ सिद्धांत हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। पहले और एक आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 254 इससे किससे रिलेटेड है। ये बताता है कि संसद तथा राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में यदि विरोध हो तो संसद द्वारा पारित विधि ही मान्य होगी। ये भी देखिए तो एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। और अब हाँ, इस पे बहुत ज़्यादा जो सिद्धांत है जो हम लोग बात किए थे उस पर हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहले देखिए तो संघ शक्ति की सर्वोच्चता का सिद्धांत। इसके तहत क्या है कि अगर देखिए एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाता है तो फिर वो केंद्र सरकार का जो कानून बनाया है उसी को अधिक मान्यता मिलेगा क्योंकि केंद्र को सर्वोच्च माना गया है, ठीक है। दूसरा क्या है पृथक्करण का सिद्धांत। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें देखेगा कि कितना पार्ट को अलग किया जा सकता है। अगर कोई विभेद होता है तो कितना पार्ट को हम लोग अलग कर सकते हैं जिससे विभेद ना हो। तो जो अलग कर देंगे उस पर वो एज यूजुअल लागू होगा राज्य का भाग। मान लीजिए राज्य का एक कोई कानून बनाती है, लंबा विधि है वो,
तो उसको एक पार्ट मान लीजिए कि जो संसद विधि बनाया है उसके अनुरूप है, दूसरा पार्ट जो है वो संसद के विधि के विरुद्ध है। तो जो विरुद्ध वाला पार्ट है वो हट जाएगा, जो अनुकूल है वो चलेगा, ये बात है। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ कलरफुल लेजिस्लेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात में घुमा के कुछ ऐसा चीज़ कर देते हैं जो वास्तव में लीगल नहीं है। जैसे एक विधानमंडल क्या करता है, दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है, लेकिन शब्दावली के माध्यम से यह जताने का प्रयास करता है कि विधि उसी के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसी को बोलेंगे कलरफुल, अर्थात छद्म विधायक का सिद्धांत। ये न्यायालय क्या करेगा, इस विधि को शून्य घोषित कर देगा। तीसरा है तत्व एवं सार का सिद्धांत। अब ऐसा हो सकता है कि विधानमंडल अपनी सीमाओं में रहते हुए विधि का निर्माण करे पर उसका कोई पक्ष बाहर हो जाए, तो उसमें न्यायालय देखता है कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। अगर वास्तविक उद्देश्य पॉजिटिव था और अपवाद के रूप में कुछ पार्ट बाहर आ जा रहा है, छोटा छोटा अतिक्रमण हो रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा चीज़ ऐसा हो रहा है तो फिर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ये हो गया आपका तत्व एवं सार का। असंकोच का सिद्धांत क्या है, मान लीजिए कि कोई विधि के तहत तो एक शब्द से बनता है वो ना, कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जिसका अर्थ कुछ ऐसा है कि बहुत सारे अर्थ हैं, तो उसमें से एक अर्थ मान लीजिए कि विरुद्ध में जा रहा है, मतलब कि वो जो केंद्र द्वारा बनाई गई विधि का विरोध करता है, तो उस विधि को, ये अर्थ को, ये न्यायालय क्या करेगा, संकोच कर देगा, बोलेगा इस शब्द का वो अर्थ नहीं होगा जिससे आपकी जो केंद्र की विधि है उसका उल्लंघन होता है। ठीक है। फिर अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत। ये क्या है, अगर संसद ने समवर्ती सूची के विषय पर कोई विधि पारित की है और उसका आशय उसके संपूर्ण विषय पर नियंत्रण करने का है, तो राज्य की विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि चाहे उसके विरोध में ना हो तो भी वो शून्य हो जाएगी। ये केंद्र को अधिक अधिकार दिया है, ये याद रखिएगा, अधिकृत क्षेत्र का अधिकार। फिर एक ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्या क्या सिद्धांत है, तो याद रखिएगा। समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत क्या है कि न्यायालय कोशिश करेगा कि दोनों विधियों को मिला के पढ़े और ऐसी व्यवस्था करे कि राज्य की विधि को शून्य घोषित ना करना पड़े, मतलब ऐसा दोनों लागू हो पाएगा तो प्रयास करेगा कि दोनों ही लागू हो, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं रहे तभी हटाएगा, उसके लिए समन्वय स्थापित करना जरूरी है दोनों के बीच। आर्टिकल 255 ये क्या है, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 255 किस चीज़ से रिलेटेड है, पिकिंग में पूछ सकता है कि देखिए एक चीज़ ये था ना कि कुछ कुछ जो कानून होता है उसको बनाने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। पर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा कानून है उसके लिए पूर्व अनुमति नहीं लिया और वो कानून पारित हो गया, तो फिर बाद में बोलेगा कि देखिए ये तो नियम का पालन नहीं हुआ है तो इसको हटा दीजिए कानून को। लेकिन अब देखिएगा व्यवहारिक रूप से तो चूँकि पारित होने के लिए तो अंत में आप राष्ट्रपति के पास शासन करवा ही रहे हैं, तो वो चीज़ जो राष्ट्रपति की नज़र में ये चीज़ आ ही रहा है, तो या फिर राज्यपाल के नज़र में आ ही रहा है, तो ये एक प्रकार से इलॉजिकल है कि इस आधार पे उसका विरोध करें कि पहले आप अनुमति काहे नहीं लिए और बाद में क्यों दिए। तो उसीलिए इसमें लाया गया कि इस आधार पे अमान्य साबित नहीं होगा कि उनकी पूर्व सहमति नहीं ली गई है। तो ये तो हो गया 255। तो हम लोग का जो विधायी संबंध है बेसिकली सेंटर और स्टेट से रिलेटेड वो समाप्त हो गया, और इसको देख लीजिएगा, पीक्यू और मेंस दोनों के लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे अब। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।